सभी को नमस्कार। मीमांसा संस्कृत क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा सरकार ने पीजीटी की वैकेंसीज निकाली है। हरियाणा सरकार के लिए साधुवाद है। और संस्कृत की वैकेंसी निकाली है, इसके लिए और भी ज़्यादा वो धन्यवाद के पात्र हैं। संस्कृत की तरफ उन्होंने अच्छा ध्यान दिया है। यद्यपि टीजीटी की वैकेंसीज के बारे में थोड़ा उदासीन है, पर पीजीटी की अच्छी निकलती रहती है। अब की बार भी आई है, 69 पोस्ट है, 69 तो पीजीटी की, और वो मेवात कैडर की है। उनके बारे में संपूर्ण जानकारी, पेपर कैसे पास होगा, अब तैयारी कैसे होगी, क्या पहले की तैयारी कुछ काम आएगी या नए सिरे से तैयारी करनी होगी, कैसे कैसे पेपर होगा, कब पेपर होगा, ये सारी चीजें मैं आपके लिए लेकर आया हूं। चलिए एक एक करके चीज देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको इस बात का पता ही है कि इसमें कुल पोस्ट इतने हैं, ठीक है जी, कोई बात नहीं, ये भी बहुत पोस्ट है। लगने वाले को तो एक ही पोस्ट चाहिए। अब दूसरा नंबर आ जाता है कि अभी आज से इसकी फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है। नहीं हुआ होगा तो आज, नहीं तो कल से हो जाएगा। 14 अगस्त इसकी अंतिम तिथि है, ये आप सबको पता है। उससे पहले पहले आप उसको अपलोड कर देंगे अपनी एप्लीकेशन को। दूसरा, इसमें एचटेट जरूरी है। जो इन्होंने 14 अगस्त की लास्ट डेट दी, उससे पहले के पहले सारे के सारे जो क्वालिफिकेशंस हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए। एचटेट क्या 2024 वाला वैलिड होगा या नहीं होगा, या उसमें क्या पेच है या क्या नहीं है, या क्या हो सकता है, इसके बारे में मैं वीडियो के अंत में बात करूंगा, क्योंकि वो लॉजिकल बात नहीं है, वो तो केवल ऐसा हो सकता है, उसलिए अनुमानों पर आधारित बात है। चलिए, तो आपका सिलेबस, विषय वस्तु क्या रहेगी, विषय वस्तु और कैसे ये तैयार होगी, ये सब तरीके में आज आपको बता देता हूं। पूरा जो आपका यूजीसी नेट का सिलेबस है, यूजीसी जो नेट का सिलेबस है, बिल्कुल संस्कृत में हूबहू ज्यों का त्यों कॉपी पेस्ट करिए उसको, वो है, ठीक है। तो उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये सारे का सारा सिलेबस आपको संस्कृत का तैयार करना होगा। कैसे तैयार करना होगा ये सुन लीजिए। जो पहला पेपर होगा वो क्वालिफाइंग मार्क्स में 100 नंबर का होगा, और वो इसी में से आएगा, कोई बाहर से आने वाला नहीं है, वो भी आपका संस्कृत का ही होगा। और 100 में से उसमें जितनी आपकी पोस्ट हैं उसका लगभग 4 गुना, वो बढ़ भी सकता है, 5 गुना भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, वो सरकार पे डिपेंड करता है, बोर्ड पे डिपेंड करता है। लगभग हम 4 गुना मान के चल रहे हैं, तो 4 गुना उसका जितनी पोस्ट है, वैकेंसीज है, उसका वो छांट लिए जाएंगे कैंडिडेट। वो इसमें से इसके जो टॉपर होंगे, इसके जो टॉपर होंगे, लगभग 276 के लगभग बनती है, लगभग क्या 69 पोस्ट का 276 ही बनता है। तो इतने कैंडिडेट का इसी सिलेबस में से ये टेस्ट होगा, और ये एमसी क्या होगा, ठीक ना, जो ऑब्जेक्टिव टाइप वाले होते हैं। तो इसमें आपको यही सिलेबस यही होगा, यानी कि जो आप नेट का 100 नंबर का देते थे, या डीएसएसबी का जो आपका 100 नंबर का होता था, पीजीटी का 200 नंबर का होता था, अब वो ही मान के चलिए, इसको बिल्कुल वही स्टैंडर्ड रहेगा। इसमें कोई हल्के क्वेश्चन आएंगे, आसान आएंगे, ऐसा भूल जाइए आप, ठीक है। तो इसमें से 100 में से जो टॉपर स्टूडेंट ये होंगे, वो फिर दूसरे नंबर पे जाएंगे, और दूसरे पे जाओगे तो आपको 150 नंबर का पेपर होगा। इसमें 18 क्वेश्चन होंगे, 18 प्रश्न, 18 में से कोई 15 आपको करने होंगे, और एक प्रश्न आपका 10 नंबर का होगा, तो ये 150 नंबर का आपका हो जाएगा एक प्रश्न तक। अब आप पूछोगे जी क्या ये आत्मनिष्ठ प्रश्न होंगे, लिखने वाले प्रश्न होंगे? बिल्कुल, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के नहीं होंगे, या मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन एमसीक्यू ये नहीं होंगे। इसमें आपको लिखना होगा। मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर होगी। पहला पेपर 100 नंबर का आप अच्छी तरीके से करोगे, उसमें से टॉपर जो 276 होंगे वो छांट लिए, वो कैटेगरी वाइज, ऐसा नहीं तो कोई भी उस कैटेगरी के 4 गुना, उसके ये ज्यादा भी हो सकते हैं, ये 5 गुना भी हो सकता है, 6 गुना भी हो सकता है, ये ठीक ना। तो ये सरकार पे डिपेंड करता है, ये फैसले एट ए टाइम भी लिए जा सकते हैं,
ठीक है। तो ये 150 नंबर का जो इसमें से जो टॉपर होंगे ये, तो ये दूसरे पेपर में जाएंगे, ये आपका ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन पेपर। इसमें आपको लिखना होगा, आपको बकायदा सीट मिलेंगी और वो आपको भरना होगा। 10 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 15 आपको करने होंगे, 18 में से आप कोई 15 कर सकते हो। ये सेम पैटर्न कई साल पहले दिल्ली में हुआ करता था, DSSB का पैटर्न हुआ करता था, मेरे ख्याल से सन 2009-10 तक चला है, उसके बाद फिर वो दूसरा आ गया था। ठीक है, कारण कुछ भी रहे हो, मैंने आपको बहुत दिन पहले बता दिया था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है और उसमें जो टीचर लगेंगे वो बिल्कुल वही टीचर आगे जाएगा जो वास्तव में जाने योग्य है। रट्टे मार के चला गया, कोई तुक्के से चला गया, या सब्जेक्ट का नॉलेज है नहीं, बस क्वेश्चन आंसर रट दिए सारे, ऐसा अब होने वाला नहीं है। DSSB की भी शायद ये लास्ट भर्ती होगी कि जब वो MCQ से टीचर लगेंगे। यहां भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बकायदे प्रावधान है, उसमें तो और भी प्रावधान आगे, प्रोबेशन पीरियड पे भी टीचर्स को चेक किया जाना चाहिए, ठीक है ना, उसका ये। तो ये चीज 2 स्टेप मैंने आपको बता दी, ठीक है। इसका जो तीसरा स्टेप है, यहां से जो ये कैंडिडेट है, इसमें से हो सकता दुगने कैंडिडेट, यानी कि आधे इसमें रह जाएंगे और इनमें से आधे या थोड़ा बहुत ज्यादा, वो देखेंगे क्राइटेरिया क्या है, उसमें आप जाओगे साक्षात्कार के लिए। साक्षात्कार आप अगर सोच रहे हो कि कोई आएगा 2 श्लोक सुनेगा 2 समास पूछेगा, भूल जाओ। अब बिल्कुल एक्सपर्ट बैठेंगे और उसमें बकायदा आपकी वीडियो बनती है और पूरा बढ़िया तरीके से जितने कैंडिडेट उनको लेने हैं 69, उनका बहुत अच्छे से इंटरव्यू होने वाला, हो सकता लगभग 100 कैंडिडेट को वो कॉल कर ले, ठीक है। तो इसमें से तीसरे नंबर पे फिर इस पे जाओ। तो 3 स्टेप आपके अब हो गए, ठीक है। तैयारी कैसे करोगे अभी बताऊंगा आपको। तो पहला जो 100 प्रश्न है वो तो ये मान के चलिए आप नेट का पेपर दे रहे हो, जो आजकल का पैटर्न है वो नेट का पेपर दे रहे हो, या DSSB का पेपर दे रहे हो, PGT का, उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, वो जोके तो है। इसके बाद जो 150 नंबर पे आओगे, ये आपका आत्मनिष्ठ प्रश्न होंगे, इनमें लिखना होगा 10। अब यहां पर कर लीजिए, फिर मैं तीसरा साक्षात्कार का बताऊंगा। अब एक एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं। ये तैयारी तो हो सकता आप कैसे भी कर दोगे, रट्टा चढ़ा के कर दोगे, आपको वेदांत सार का कोई नॉलेज नहीं, पर वेदांत सार के क्वेश्चनों को आपको पता है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ठीक है ना। तो यहां आप कर जाओगे, परंतु यहां पर आपके मार्क्स कोई मायने नहीं रखेंगे। आपको सभी कैंडिडेट्स में टॉप 276 में आना ही पड़ेगा, यानी कि बाकी कैंडिडेट से आप आगे हो। और ये टॉप क्षेत्र 276 है जो, ये कोई जरूरी नहीं, ये हो सकता 80% से ऊपर वाले हो जाए। आपको हमने तो 80% नंबर लिए, 80 तो बहुत होते, अरे बहुत नहीं होते, इसमें आना पड़ेगा आपको। चाहे इसमें आप 70% से आओ, चाहे इसमें आप 90 से आओ, चाहे 95 से आओ, चाहे जितने मर्जी से आओ, यहां आना पड़ेगा। तो आपकी मेहनत उस लेवल की होनी चाहिए कि आप बाकी को डिफीट कर सको, बाकी से आगे निकल सको। तो पर अपने सब्जेक्ट है, चलेगा। अब यहां आ जाओ। अब यहां पर आप जो 150 नंबर में फाइट करोगे, आप क्या सोचते हो कि जैसे मान लिया सपोज करो अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, अब तक तो क्या होता है, अब तक तो जो पैटर्न चला हुआ था, आपने अभिज्ञान शाकुंतलम में सारे प्रश्न कर लिए, लगभग सा पता चल जाता है। मान लिया एक आध कोई नहीं भी आया, बाहर चला गया, अभिज्ञान शाकुंतलम से 4 प्रश्न आ गए और 3 आपको आ गए, तो 1 नहीं आया, कोई बात नहीं, चल जाता है। परंतु अब जो प्रश्न आए, और वो सारे कितने, 100, 150, 200 प्रश्न आपने तैयार कर लिए। अब 10 नंबर का आप प्रश्न लिखो, और 10 नंबर में कम से कम 2.5 पेज तो आप लिखिए ही लिखिए। अगर आप 2 पेज भी लिखते हैं तब भी चलेगा, अच्छा है। बढ़िया मैटर हो तो 1.5 पेज का भी बहुत होता, पढ़ने वाले की आंखें खुलनी चाहिए, क्या गजब लिखा है, लिखाई अच्छी हुई हो। परंतु अमूमन मैं ये मान के चलता हूं कि आप 2 से 2.5 पेज तो कम से कम लिखिए, ठीक है। एक चीज, एक ग्रंथ को लेके चल रहा हूं मैं, और पूरा नेट का सिलेबस है, कितने उसमें ग्रंथ लगे हुए हैं, मैं केवल एक इकाई पे नहीं, 10 इकाई हैं, 10 इकाई में भी जितने ग्रंथ लगे उसमें एक पे बात कर रहा हूं फिलहाल।
अब इसमें से वो कितने क्वेश्चन निकाल सकता है। अभिज्ञान शाकुंतलम नामना ग्रंथस्य मंगलाचरणम अधिकृत्य स्वकीयान विचारान प्रकटयतु। मंगलाचरण को लेकर के अपने विचार प्रकट करो। अब आपको मंगलाचरण ही याद ना हो, अब क्वेश्चन आंसर तो करने याद है, कितनी मूर्तियों का वर्णन है, उसमें क्या क्या कहा गया है, कौन कौन सी मूर्तियां उसके नाम बताइए, ठीक है, ये तो करना आसान है, परंतु वो श्लोक ही याद नहीं। मंगलाचरण का प्रश्न लिख ले और मंगलाचरण ही याद नहीं है, या सृष्टि सृष्टुवाद्या वहति विधिहुतम या हविः या चोहत्री, तो जरूरी हो गया मंगलाचरण। अब मंगलाचरण भी चलो आपने कर लिया, 4 लाइनों का मंगलाचरण है, क्या उससे 10 नंबर मिल जाएंगे। अब उसकी फिर आप व्याख्या करोगे, उसमें कौन सा छंद है, क्या क्या उसमें बताएगा, उसके पूरे की व्याख्या, 4 लाइनों की व्याख्या आप 10 लाइनों में कर दीजिए, ठीक है ना। उसका काव्य सौष्ठव बता दीजिए, ठीक है ना, उसमें क्या संदेश देना चाहता है, उसका मंगलाचरण कितने प्रकार के, तो उनमें कौन सा मंगलाचरण है, और इसका जो मंगलाचरण ग्रंथ से क्या रिलेशन है, ग्रंथ से क्या संबंध, ऐसे कर करके ये आपकी प्रैक्टिस पे निर्भर करेगा। कर करके आपके दिमाग में वो थॉट्स आएंगे सारे के सारे, उनको आप लिखिए। इससे आगे वो पूछ सकता है कि श्लोक चतुष्टयम अधिकृत्य कण्वस्य मनोस्थिते वर्णनम कुरुत। जो श्लोक चतुष्टय उनको लेकर के कण्व काश्यप की जो क्या मनोवृत्ति उसको लिखिए, ठीक ना। या श्लोक चतुष्टयम अधिकृत्य ऋषि कण्वस्य चरित्र चित्रणम कुरुत। अब ऋषि कण्व का चरित्र चित्रण करना पर उन 4 श्लोकों को लेकर करना, उससे अतिरिक्त आपको बात नहीं लिखनी है। तो ये चीज पूछा जा सकता है। कोई एक सुक्ति दे सकता है, गुणवते कन्या का प्रतिपादनिया स्वकीयान विचारान प्रकटयतु। गुणवान को कन्या देनी चाहिए, इसमें अपने विचारों को प्रकट कीजिए। तो ऐसे करके एक ग्रंथ में कई क्वेश्चन बनते हैं, और सारे के सारे क्या 10-10 नंबर के इतने तैयार कर दोगे आप। तो ये चीज एक ग्रंथ, कोई इसका बीच में से पूछा जा सकता है, श्राप वाला श्लोक पूछा जा सकता है, दुर्वासा का चरित्र चित्रण कीजिए, कोई और बीच में से पूछा जा सकता है, ठीक ना। तो ऐसे करके कोई सुक्ति पूछी जा सकती है, तो कोई और मेन विषय पूछा जा सकता है, या कोई आज के संदर्भ में अभिज्ञान शाकुंतलम कैसे प्रासंगिक है बताइए। तो कुल मिला के क्या कोई ऐसा ब्रह्मा का अवतार है जो आपको इतने सारे क्वेश्चन और 2-2 ढाई पेज के आपको रटवा दे और बिना नॉलेज के आप उनको तैयार कर दो। अब आपको जिसका सॉल्यूशन क्या है सुनिए मेरे, मैं आपको बहुत दिन से हमने एक निशुल्क संस्कृत स्पीकिंग का प्रोग्राम चलाया हुआ है, और मैं देख रहा था, मैं तो चलो हमारा तो फर्ज है, संस्कृत को जानने वाले संस्कृत का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तो कौन करेगा, वो वही भाषा एक पीढ़ी तक और चली जाएगी ज्यादा से ज्यादा। तो हम तो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। मैंने वो सीरीज चलाई हुई है, परंतु उसमें कभी 100, कभी 150, कभी 300, कभी 400 ऐसे व्यूज बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, और वो भी व्यूज होते हैं, लोगों ने देखी होगी, आप लोगों ने, वो भी विश्वास के साथ नहीं कह सकता मैं, क्यों, क्योंकि आपके दिलो दिमाग में ये थी कि जब होगा आग लगेगी तब कुआं खोद लेंगे, अभी संस्कृत सीख के क्या करेंगे। परंतु अब भूल जाइए, एनईपी में प्रत्यक्ष विधि से पढ़ाना होगा, डायरेक्ट मेथड, संस्कृत को संस्कृत मीडियम में पढ़ाइए, अब पता चलेगा सारी चीजों का। मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं कि आप इस आने वाले जो इसको समस्या कहिए, चैलेंज कहिए, इससे अवगत होके अपने आप को अभी तैयार कर लो, अभी तैयार कर लीजिए। तो वो हमने प्रोग्राम चलाया संस्कृत स्पीकिंग का, उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। इसी टॉपिक पर आ जाओ। अब इतने सारे क्वेश्चन तैयार है, सुनिए मेरी बात, इसमें 2 तरह की बातें हैं। आप पूरा अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत बेहतरी से पहले तैयार करो, पढ़ लिया आपने, दूसरे नंबर में उसमें क्या क्या मेन चीज है फिर उनको तैयार करो। अब आ जाओ तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आपको चीजें मौखिक याद होनी चाहिए, कुछ श्लोक याद हो। मान लिया प्रश्न आ गया, उसमें आपको नहीं पता, उसमें 4 श्लोक लिख के उन्हीं की व्याख्या कर दो। 10 नहीं देगा, चलो 8 मिल जाएंगे, 7 मिल जाएंगे, खाली तो नहीं जाएगा। तो श्लोक तो बहुत काम आते हैं, ये तौर तरीके सारे बताऊंगा आपको, चिंता मत कीजिए। दूसरा, आपको संस्कृत बोलना आना चाहिए। आपको जी क्यों, सुनो, अगर आपका संस्कृत अनुवाद बेहतर है, आपको संस्कृत बेहतरी से आती है, तो कोई प्रश्न आपको यदि नहीं भी आता
और उसके आप दिलो दिमाग में इतनी तो पढ़ लिख के इतना तो उसका मुंह सिर्फ पता होता, कोई ऐसा तो बात है नहीं कि आपको अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में पता ही ना। तो आप आराम से उसको बनाने लग जाइए और कब आप 2 पेज भर देंगे पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो एक तो आपको संस्कृत आना चाहिए, संस्कृत भाषा का अनुवाद हिंदी को संस्कृत में बदलना आपको आना ही चाहिए। ये चीज टॉपिक का ज्ञान, ये टॉपिक का ज्ञान 100 नंबर तो आपको बेहतरी से ये दिलाएगा और यहां पर क्वेश्चन आएगा तो ये दिलाएगा। अगर बाई चांस इसमें कोई एक आध क्वेश्चन आपको नहीं आता तो आपको जो संस्कृत का जो अनुवाद है वो बना देगा। तो आपको अच्छा, यहां पर आपने मौखिक चीजें शकुंतला को, अभिज्ञान शाकुंतलम को मौखिक याद कर लिया, अच्छी बात कर दी, ये भी पास हो रहा है ये भी। और तीसरा साक्षात्कार, अगर वो अभिज्ञान शाकुंतलम के ऊपर पूछता है तो संस्कृत माध्यम से बिल्कुल उनको बताइए, ठीक ना, चैलेंज कीजिए। वो एक चीज पूछ रहा, महोदय हम अभिज्ञान शाकुंतलस्य विषये किंचित अन्यत् वक्तुम् इच्छामि, वो कहेगा वदतु वदतु। तो फिर अपने विचारों को प्रकट करो कि इसमें ये चीज थी, ये चीज थी, आप ये पूछना चाहते थे। तो साक्षात्कार के मर्यादा से मैंने इतना ही बताया जितना आप पूछना, बताने को तो मैं उसमें और भी कह सकती थी। तो पूरा संस्कृत भाषा में अपने विचार प्रकट कीजिए और वो धीरे धीरे अभ्यास से आ जाएंगे। अनभ्यास है विषम विद्या, बिना अभ्यास के तो विद्या जहर हो जाती है। अभ्यास यदि करोगे तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अभ्यास संपूर्ण बना देगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको यहां पर जो जो टॉपिक मैंने जिस जिस तरीके से बताए वहां पर को तैयार करना पड़ेगा। पर ये सिलेबस यूजीसी नेट का है, डीएसएसबी का नहीं है। 4 ग्रंथ लगे हुए हैं, थोड़ा सा व्याकरण लगा हुआ है, ठीक ना। तो ये यहां पर ये अपने आप में एक चैलेंज है। पता नहीं तो इस संस्कृत वालों के साथ ही ऐसा होता है या बाकी सब्जेक्ट्स में भी ऐसा होता है, ठीक ना। पूरा नेट का जो इन्होंने डाला हुआ है, असंभव कुछ नहीं है। फिर बता देता हूं, कोई चीज मुश्किल हो सकती है, असंभव नहीं है, ठीक ना। तो ये पूरे का पूरा सिलेबस आप बहुत बेहतर आराम से तैयार कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है बिल्कुल भी। परंतु अगर आप सोच रहे हो कि बस अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़ लो तो आपको 6 महीने में भी नहीं पढ़ी जाएगी। कब इसके क्वेश्चन तैयार करो, ये सब कुछ खेल आपको कलाकारी से करना हो। इसमें कलाकारी जो बेहतरी दिखा पाएगा वो आगे जाएगा, ठीक है। तो आपका इसके बाद फिर आपका साक्षात्कार में मान के चलिए आपको संस्कृत माध्यम से बोलना होगा। तो अगला हिंदी में बोले, इंग्लिश से बोले, कोई मायने नहीं रखता। हम अपना जो प्रेजेंटेशन देंगे वो संस्कृत में देंगे और पूरे तथ्यों के साथ देंगे, तार्किक रूप से देंगे, ठीक है ना। इसके पश्चात शिक्षण विधि, आपको आधा टीचर बीएड में बना दिया जाता है, इसलिए तो बीएड के छात्र को छात्राध्यापक बोलते हैं। वो छात्र भी और अध्यापक भी है। यहां पर आपको टीचिंग मेथड आने चाहिए। हो सकता है आपको बोर्ड पे खड़ा कर दिया जाए, ठीक है ना, और बता दिया जाए कि ये टॉपिक पढ़ा के दिखा। और वो कहेगा अभी तो पढ़ाना सीखा नहीं, आप सेवा का मौका दोगे तभी तो सीखेंगे। वो कहेंगे नहीं, हम तो सीखे हुए को लेंगे, बाकी अगले दूसरों को ले लेंगे। तो ये चीजें तो आप इस लेवल पे यहां से फाइट करके, ये फिर बता रहा हूं मैं, असंभव नहीं है, मुश्किल जरूर है। यहां से आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। चलिए, अब इसमें आप पेपर कब हो सकता है, ठीक ना, परीक्षा कब, अब सुनो, अब 14 अगस्त तक तो आपके हैं पेपर अप्लाई करना। उसके बाद फिर पहला पेपर भी होगा, फिर मेन पेपर भी होगा और फिर इंटरव्यू भी होगा। ये काम इतना जल्दबाजी में, आनन फानन में होने वाला नहीं है कि चुटकी बजाई और 15-20 दिन में कह दिया कि इनका पेपर ले लो, 100 नंबर का एक पेपर है, ले लिया, रिजल्ट निकाल दिया। वो चीज नहीं है। ये बड़े इत्मीनान से होगा, इसमें समय लगेगा, ठीक है। और उस समय आपको समय मिलेगा भी और वो मिलना भी चाहिए, और वो परिस्थितियां बताती है कि वो मिलेगा आपको समय, उसके लिए आपको तैयार रहना होगा, ठीक है। एक संदेश अंतिम अगर आप सुनना चाहो तो, जो विद्यार्थी अभी ग्रेजुएशन करके, ठीक है ना, उन्होंने बीए कर रहा है या एमए कर रहा है या वो बीएड कर रहा है, ठीक है, आप इसी लेवल पर अब टीचिंग के लिए तैयार हो जाइए। अब ये मान के चलिए कि टीचर ही लिए जाया करेंगे। वैसे कोई थोड़ा बहुत पढ़ लिख के जो आ जाते थे लोग, अब वो बंद हो जाएंगे, बिल्कुल बंद हो जाएंगे। जो वास्तव में टीचर कहलाने योग्य, टीचर लेवल का उनको ज्ञान है, वही लिए जाया करेंगे। तो आप इसी लेवल पर संस्कृत सीखना शुरू कर दीजिए।
पूरा नेट का पूरा सिलेबस, पूरे ग्रंथ। और मैं तो कहता हूं जब ये चीजें करते हो उसके अंदर ही आप इतना पढ़ के आइए कि बहुत अच्छा हो, आगे जाके कोई कठिनाई ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आप चूक गए, हम क्या करते हैं वह ना, वहनी ना दीप्तो गृहे किमु कूप खननम, आग से घर जल जाने पर फिर कुएं खोदने का क्या फायदा। हम तब जागते हैं जब परीक्षा आ जाती है या एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, उस समय इतना समय नहीं होता। तो जो विद्यार्थी इन फ्यूचर संस्कृत के अध्यापक बनना चाहते हैं वो आज से ही शुरू कीजिए, आज से नहीं अभी से। और चाहे उनको 1 साल लगे, 6 महीने लगे, 2 साल लगे, आप प्रिपेयर रहिए, वैकेंसीज का इंतजार मत कीजिए। तो ये एक बहुत अपना अनुभव और एक गुरु मंत्र आपको दिया है, अगर आप इससे चूकोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। ठीक है ना। और यदि इस सफलता में, इस आपके रास्ते मार्ग में यदि मैं आपका कुछ किंचित मात्र भी सहायक बन सका और मैं आपको कुछ करा सका तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी, बेहद खुशी की बात होगी। दूसरी चीज एक बता दूं, अब इनके जो जानकार है, तो जो एक्सपर्ट होगा वही इस चीज को करा पाएगा। क्योंकि पहले क्या होता था, पीपीटी चलाई, वो चीजें बता दी और क्वेश्चन आंसर पे जोर रखा। पुराण के क्वेश्चन आंसर चलो हो गए जी, अब पुराण के कम से कम 5, 6, 7, 8 तो क्वेश्चन तैयार करने पड़ेंगे, 1.5, 2 पेज की, वो आने भी चाहिए, उनका टॉपिक भी आना चाहिए, विषय वस्तु भी आनी चाहिए। तो ये इतना अब आसान नहीं रहा। पहले जो 2 महीने में, 3 महीने में बहुत बढ़िया तैयारी हो जा करती, अब परिस्थितियां इतनी आसान नहीं रही। फिर भी आप सभी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं, अच्छे से तैयार कीजिए। इस तैयारी में मैं आपका सहायक बन सका तो मेरे लिए बड़ी खुशी हुई। नमस्कार, शुभ दिन।